Hello friends, welcome to our channel, Target Achievers Coaching Institute. Big news, our brand new course for Uttarakhand Patwari, Video and Lekpal exam is launching in just few days. Here is everything you all need to know. और अर्थशास्त्र पे, हिंदी में अर्थशास्त्र। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि और सब्जेक्ट में बताया मैंने कि कितना मार्क्स का वेटेज कहाँ से है। अभी रिसेंट में ही कुछ एग्जाम हुए हैं तो मैंने देखा उसमें कि बहुत सारे प्रश्न एक पेपर में कम से कम 3 से 4 प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं। तो आज एक बेसिक परिभाषा और कुछ पुस्तकें और कुछ अन्य चीज़ें जो इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई हैं उनको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली अर्थशास्त्र है क्या, पहला एक टॉपिक आता है अर्थशास्त्र है क्या। तो इसको सबसे पहले किसने बताया क्या होता है अर्थशास्त्र। तो शुरू करते हैं अर्थशास्त्र के आज के परिभाषा से। तो अर्थशास्त्र वस्तुओं व सेवाओं के उत्पाद और उपभोग तथा वितरण जैसी गतिविधियों का अध्ययन है। क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद, उपभोग और वितरण जैसी गतिविधियों का अध्ययन है। अब अर्थशास्त्र के जनक थे कौन? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। जो एडम स्मिथ थे उनको माना जाता है अर्थशास्त्र के जनक। तो इससे पहले तो पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। इन्होंने एक बुक लिखी थी बच्चों, उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये बुक कब लिखी गई थी दोस्तों? ये बुक लिखी गई थी 1776 में। और इसी में इन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। और क्या बोला अर्थशास्त्र को? धन का विज्ञान। तो कई पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? एडम स्मिथ। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ किताबों की जो जनरली पूछी जाती हैं, ट्रेंड में रहती हैं। तो किताबें, कुछ किताबों के नाम होते हैं, उनके लेखक पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आओ चर्चा करते हैं उन किताबों पे जो अर्थशास्त्र से संबंधित मुख्य किताबें हैं। तो दोस्तों एक किताब है दास कैपिटल। दास कैपिटल, तो दास कैपिटल दोस्तों किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। और वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। और एक प्रमुख बुक और है, इसका नाम है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, तो ये बुक किसने लिखी है? पॉल ए सैमुअलसन ने। तो दोस्तों और ये पुस्तकें हैं, बताता हूं आपको मैं अभी। और दोस्तों कुछ बुक्स और हैं, जैसे जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्या नेम है बच्चों? जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है जे एम कीन्स ने। और जो अगली बुक है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस किसने लिखी है? एल रॉबिन्स ने। और अगली बुक है हाउ टू पे फॉर द वॉर, हाउ टू पे फॉर द वॉर। ये बुक किसने लिखी है? जे एम कीन्स ने। अगली बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखी है? अल्फ्रेड मार्शल ने। दोस्तों जो अभी तक हमने बात की थी अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में जो जो किताबें लिखी गई हैं उनकी, अब हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था है क्या, कैसी होती है, क्या होती है, जानेंगे इस चीज के बारे में। तो दोस्तों आर्थिक विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। जो आर्थिक विकास की दर होती है उसके हिसाब से जो अर्थव्यवस्था को बांटा गया है 3 भागों में। एक होती है विकसित अर्थव्यवस्था, एक होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, एक होती है विकासशील अर्थव्यवस्था। दोस्तों जो विकसित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, जो विकसित अर्थव्यवस्था है इसमें होता क्या है? सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से क्या होता है? उन्नत होती है। क्या होता है? विकास बहुत ज्यादा हुआ रहता है। यहाँ पे जहां पे भी विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है वहां पे क्या है? सामाजिक और आर्थिक जो दृष्टि है उस हिसाब से उन्नति की है उन लोगों ने बहुत ज्यादा। और दूसरा मेन बिंदु क्या है? यहाँ पे उत्पादन और उपभोग का उच्च स्तर यहाँ पे पाया जाता है।
जो उत्पादन और उपभोग हो रहा है, उत्पादन भी कर रहे हैं, उपभोग भी कर रहे हैं, तो उसका क्या है, उच्च स्तर पाया जाता है। और राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का भी उच्च स्तर दोस्तों यहाँ पर होता है। और मेन क्या है, पूंजी निर्माण। विकसित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का उद्देश्य पूंजी निर्माण होता है, तो पूंजी निर्माण की जो होती है यहाँ पे उच्च दर होती है दोस्तों। और जैसे इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, अमेरिका को ले लो, जापान ले लो, ब्रिटेन ले लो, फ्रांस ले लो, जर्मनी ले लो, ये सब क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं दोस्तों। अब दोस्तों विकसित अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ चुकी होगी, तो दोस्तों अब बात करेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की, तो दोस्तों आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से इसमें क्या होगा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से क्या होगा, पिछड़ापन पाया जाएगा दोस्तों। अब पिछड़ापन होगा तो तभी अल्प विकसित है दोस्तों। उत्पादन और उपभोग होता तो यहां भी होगा, पर उसका क्या होगा, निम्न स्तर होगा। उत्पादन और उपभोग क्या होगा दोस्तों, निम्न स्तर यहां पर होगा। और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का क्या होगा, निम्न स्तर होगा दोस्तों। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जनसंख्या। जनसंख्या, यहां पर जनसंख्या वृद्धि की दर जो होगी वो उच्च होगी दोस्तों, हमेशा जनसंख्या वृद्धि की दर उच्च होगी। और जैसे इसके एग्जांपल है हमारे, युगांडा को ले लो आप, बुरुंडी को ले लो, नामीबिया को ले लो। बुरुंडी तो ये मानो कि अभी सबसे गरीब देश माना जाता है, तो वहां पे अभी ये हालात हैं कि ना रोडें हैं, ना वहां पे कुछ बढ़िया तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बहुत गरीब देश माना जाता है दोस्तों बुरुंडी को। अब दोस्तों यहां तक तो हमने दो अर्थव्यवस्थाओं की बात कर ली है, अभी तक भारत का नाम हमने अभी तक सुना नहीं, पर अब जो तीसरी अर्थव्यवस्था आएगी, अब इसमें आएगा विकासशील अर्थव्यवस्था, इसमें आएगा भारत का नाम दोस्तों। अब ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, मतलब अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जो अल्प विकसित तो होती है दोस्तों। क्या होती है, अल्प विकसित होती है, पर इसमें विकसित होने की अपार संभावनाएं पाई जाती है। मतलब ये कभी भी आपका विकसित रूप ले सकती है दोस्तों। तो इसमें जैसे जो अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसमें क्या पाया जाता, क्या है, भारत, चीन, ये देश जो है इसमें आते हैं। अब देखो भारत अभी विकास की दौड़ में बहुत आगे है, विकास की दौड़ में भारत आगे है, तो इसीलिए क्या है, विकासशील कहा जाता है। चीन क्या है, चीन जो है अभी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है दोस्तों, तो इसलिए इसको, चीन को किसमें रखा जाता है, विकासशील राष्ट्रों में रखा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया आज कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है और कहां कहां पे कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है दोस्तों। अब कुछ अर्थव्यवस्थाएं और भी हैं, इनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों उसमें से एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में इसे बोलते हैं अंग्रेजी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो दोस्तों जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, पूंजीवादी मतलब कि हमें पूंजी कमानी है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था से क्या है, कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पूंजी कमानी है दोस्तों। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें लाभ का उद्देश्य प्रधान होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा क्या होगा दोस्तों, लाभ का उद्देश्य क्या होगा, प्रधान होगा। मतलब फाइनली लाभ ही कमाना है जी दोस्तों। अब इसका जो दूसरा बिंदु है वो क्या है, जिसमें उत्पादन होता है। उत्पादन जो होता है वो निजी स्वामित्व के हाथ में होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास होता है दोस्तों। जो उत्पादन होता है वो किसके पास होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास दोस्तों। और इस अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही बाजार अर्थव्यवस्था या फिर अनियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था या फिर अनियोजित अर्थव्यवस्था। दोस्तों जो अगली अर्थव्यवस्था है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो दोस्तों इसका भी अपना महत्व है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अपना ही अलग महत्व है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व किसके पास था, निजी हाथों में था। तो दोस्तों यहां क्या होगा, उत्पादन का स्वामित्व किसके पास होगा, सार्वजनिक हाथ में, मतलब सरकार के हाथ में होगा दोस्तों।
तो इसमें मांग, पूर्ति, कीमत, उत्पादन किसके हाथ में होता है? मांग, पूर्ति, कीमत और उत्पादन किसके हाथ में है? सब कुछ सरकार के हाथ में दोस्तों। अब दूसरा बिंदु क्या, इसे क्या कहते हैं? क्या इसे कहते हैं? नियोजित अर्थव्यवस्था दोस्तों। जो ऊपर वाली थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वो थी अनियोजित अर्थव्यवस्था या फिर बाजार अर्थव्यवस्था। ये क्या है दोस्तों? नियोजित अर्थव्यवस्था। अब दोस्तों इसकी अवधारणा कहां से आई? जैसे कि ये शुरू कहां से हुई? तो दोस्तों इसकी अवधारणा आई रूस से। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई दोस्तों, तब वहां उसके बाद ये देखने को मिली। लगभग 1917 के एरा में ये ऐसा यहाँ पे हुआ दोस्तों। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? समाजवादी अर्थव्यवस्था, तात्कालिक रूस जो था, अभी तो रूस कहेंगे हम उसे, रसिया कहेंगे, तो उस समय वो क्या था दोस्तों? उस समय वो था सोवियत संघ। उस समय सोवियत संघ था दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे मेरे माइंड में कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही हम स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों ये कब आई? समाजवादी अर्थव्यवस्था कब आई? रूस में आई, और रूस से ही इसकी अवधारणा आई। और कब आई? बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक जो हमने बात की वो की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी? मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसमें क्या होता है? सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। तो वो अर्थव्यवस्था क्या होती है? निजी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों। जो भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो उदाहरण है वो है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लिया हमने अर्थव्यवस्थाओं की। अब हम बात करेंगे किसकी? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? तो दोस्तों मुख्यतः अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र दोस्तों। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो क्या होता है? जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन करके हम वहां से सामान ले रहे हैं, तो वह चीजें, और कृषि हो गया, ये हो गया, तो ये जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन से जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है? सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, ये सब, और खनन, ये सब किस में आएगा दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहां से हम क्या करेंगे? जो कच्चा माल होगा वो निकाला जाएगा यहां से और उसे आगे की तरफ को भेजा जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की। अब द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? अब दोस्तों जो माल हमारा कच्चा माल निकाला गया कहां से? प्राथमिक क्षेत्र से, वहां की प्रक्रिया से जो निकाला गया वही क्या होगा? यहाँ पे कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं दोस्तों। इसके उदाहरण क्या है दोस्तों? जैसे कारखाने हो गए और निर्माण कार्य वगैरह होते हैं, और इत्यादि चीजें इसके अंदर आती है दोस्तों। अब तृतीय क्षेत्र दोस्तों, बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। दोस्तों तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र ही बोलते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें तो सरकारी प्रशासन हो गया, परिवहन हो गया, पर्यटन हो गया, और शिक्षा हो गई, होटल्स हो गए, तो ये सब किस में आएगा दोस्तों? तृतीय क्षेत्र में दोस्तों। अब आपको अगला टॉपिक अगली वीडियो में हम देंगे दोस्तों। अगले टॉपिक से जुड़ने के लिए हमारे टारगेट अचीवर कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ें। हमारा पटवारी वीडियो का एक बैच उत्तराखंड यूके SSSC के लिए 16 अगस्त से शुरू हो रहा है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, और जुड़े हमसे। हमारा जो एड्रेस है दोस्तों वह है ओम विहार, डहरिया, हल्द्वानी। थैंक यू दोस्तों।